Hi everybody, good morning to you all. I hope that you all are doing good and well enjoying my videos guys. If you like my videos then please like, share to the needy and subscribe my channel and keep supporting me guys. हमने पहले क्या बात किया था पहले हम बात किसकी कर रहे थे इन्फेक्शन चैप्टर की बात कर रहे थे विच इज़ अ चैप्टर नंबर 2 ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर in which we will discussed about what infection reservoir, type of infection, causes of infection, then classification, then characteristics of microorganism, in which we discussed about bacteria. Then the second one is rickettsia, in which we are dealing right now. सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर टॉपिक. आई होप आप सब ने जो प्रीवियस वाला होगा वो उसका वीडियो देख लिया होगा, उसको रिवाइज कर लिया होगा. एंड मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा क्योंकि अभी तक कोई कमेंट सेक्शन में एज अ डाउट नहीं आया है. तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो. ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ना ये मैं अभी आपको समझाऊंगी. अभी जो ये लिखी है ना लाइन पहले ये समझो. ठीक है, तो क्या लिखा है, देयर आर वेरी स्मॉल यूनिसेलुलर ग्राम नेगेटिव ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट. मतलब जो रिकेट्सिया होते हैं ना ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और ग्राम नेगेटिव होते हैं. और ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट मतलब ऐसे पैरासाइट जो होस्ट ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो अपने नरिशमेंट के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए, उनको बोलते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट. तो ऑब्लिगेट का मतलब क्लियर है, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर ही, और पैरासाइट प्रेजेंट है और वो पैरासाइट क्या कर रहा है, ऑब्लिगेट है मतलब डिपेंडेंट है किस पे, होस्ट ऑर्गेनिज्म में. किस लिए, अपने नरिशमेंट के लिए. ठीक है, तो ऑब्लिगेट का मतलब मेनली यहाँ पे क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दे आर प्लियोमॉर्फिक. प्लियोमॉर्फिक मतलब जिसकी बहुत सी शेप्स हों. वो शेप कैसी हो सकती है, रॉड लाइक भी हो सकती है, ओवल लाइक भी हो सकती है. ठीक है, दे हैव टिपिकल बैक्टीरियल सेल वॉल. इस चीज़ को समझने के लिए ना मैंने आपके लिए ये डायग्राम बनाया है, ये वाला. तो टिपिकल बैक्टीरियल सेल वॉल होती है रिकेट्सिया की और ये मल्टीप्लाई करता है फिजन से. फिजन पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा तो वो भी अभी क्लियर कर दूंगी, लेकिन अभी इसका मतलब जब समझो जो टिपिकल बैक्टीरियल सेल वॉल लिखा है. ठीक है, ये टिपिकल बैक्टीरियल सेल वॉल जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है, उसकी सेल वॉल जो ये टिपिक बैक्टीरिया है. जो रेड वाला क्या बनाया मैंने, बैक्टीरिया बनाया, बैक्टीरिया बनाया. ठीक है, ये ग्रीन वाला क्या है, उसकी सेल मेम्ब्रेन है. और ये येलो वाला क्या है, ग्लाइको कैलिक्स है. और ये जो येलो वाला बाहर वाला सेल वॉल है, ये टिपिकल सेल वो जो सेल एनवेलप हो गई बैक्टीरिया का, ये सब हो गया. ठीक है, अब जो सेल वॉल होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है, सेलुलोज की बनी. वो बैक्टीरिया की सेल वॉल का कंपोजिशन सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस. हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग ये सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे. ठीक है, तो कहाँ पे था टॉपिक, ये दे हैव अ टिपिकल बैक्टीरियल सेल वॉल मतलब कि जो इनका जो सेल वॉल होता है वो टिपिकल बैक्टीरिया जैसा ही होता है, रिकेट्सिया का भी सेल वॉल. एंड मल्टीप्लाई बाय फिजन, फिजन के द्वारा जो है मल्टीप्लाई करते हैं. ये सारा जो है क्लियर हो गया होगा, तो मैं इसको रब कर रही हूँ, अगर ना समझ में आया तो वीडियो बैक करके देख लेना. फिजन क्या होता है, जो एक चीज़ में बाइफरकेट होके, फिजन मतलब डिवीज़न होके. तो एक सेल ये था, इससे डिवाइड होके एक सेल ये बना, एक सेल ये बना, तो ये होता है फिजन. फिजन, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन. एक से ये जो हो गया बाइनरी फिजन हो गया आपका.
They are intermediate form of life between bacteria and virus. They cause disease like typhus fever, Q fever etc. और ये जो है डिसीज़ कॉज करता है, जैसे कि टाइफस फीवर हो गया, क्यू फीवर हो गया, ये सब। अब टाइफस फीवर और क्यू फीवर क्या होता है? टाइफस फीवर एक बैक्टीरियल फीवर है जो बैक्टीरिया कॉज करता है ह्यूमन को, चाहे वो कैसे भी हो, फ्लीज भी हो सकती हैं, लाइस जुएँ भी हो सकती हैं, और शिगर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी बैक्टीरिया जो ह्यूमन को अफेक्ट करे, डिसीज़ कॉज करें। इनके साइंस क्या हो सकते हैं? जब अगर हमको कोई डिसीज़ हो, ये टाइफस का जो फीवर है अगर हमको हुआ, बैक्टीरिया ने हमको ये डिसीज़ कॉज किया, तो क्या साइन और सिम्टम्स देख सकते हैं? अनोरेक्सिया हो सकता है, अनोरेक्सिया हो जाएगा, हमको चिल्स मतलब ठंडी भी लगेगी, फीवर होगा, हेडेक होगा, मसल एक होगा, रैशेज होंगे, कफिंग होगी, खांसी होगी। तो ये सारे साइन और सिम्टम्स हमको देखने को मिल जाएंगे। सेकेंड है क्यू फीवर। क्यू फीवर को हम क्वेरी फीवर भी बोलते हैं। क्यू स्टैंड्स फॉर क्वेरी फीवर। ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया कॉज करता है। कॉक्सिले बर्निटी एक बैक्टीरिया है, वो जो है ज़्यादा कॉमनली किस में होगा? कैटल्स और शीप में कॉक्सिले बर्निटी एक बैक्टीरिया है जो कि कैटल्स में, शीप्स में और गोट मतलब बकरियों में होता है। तो ये क्या करता है? ह्यूमन को अफेक्ट करता है, उनके ब्रीथिंग मतलब कि जब वो जो ह्यूमंस होते हैं, ये क्यू फीवर को कैसे मतलब क्यू फीवर जो है ह्यूमन को कैसे ट्रांसमिट होता है? जब जो ह्यूमन है वो डर्ट में मतलब गाय वायों की सेवा वगैरह कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पे ज़्यादा गंदगी हुई तो ये चीज़ जब वो इनहेल करेंगे तो क्या होगा कि उनके ब्रीथिंग के साथ ही वो जो वो बैक्टीरिया है कॉक्सिले बर्निटी, वो एंटर कर जाएगा और जिससे उनको क्या होगा? क्यू फीवर होएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार ये डायग्राम देखो। ये है, लेट मी रब दिस। ये हमारा क्यू फीवर है, ठीक है, क्यू फीवर है। क्यू फीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये, तो इसको लिख लेते हैं, क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग पूरा कर लेना इसको। तो इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? कॉक्सिली बर्निटी। कॉक्सिली बर्निटी ये किस में कौन से एनिमल्स में होता है ये बैक्टीरिया? शीप्स में होता है, गोट में होगा, कैटल गाय वगैरह इन सब में। और जो ह्यूमन ह्यूमन कैसे इससे अफेक्ट होता है? ये जो क्यू फीवर है, जैसे किसी के पास बहुत सारी गाय वगैरह है और ह्यूमन क्या करता है? यहाँ पे काम करता है, तो अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह होगी, इस ह्यूमन को इसको जो है इनहेल करेगा तो उससे क्या होगा कि उसको रेस्पिरेटरी के थ्रू उसके अंदर एंटर कर जाएगा कॉक्सिली बर्निटी बैक्टीरिया, और जो ह्यूमन को क्या कॉज करेगा? क्वेरी फीवर कॉज करेगा, ठीक है। अगर सपोज़ क्वेरी फीवर किसी को होता है तो उसके क्या क्या साइन सिम्टम्स होंगे? उसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर आ जाएगा, चिल्स ठंड भी लग सकती है उसको, जॉन्डिस मतलब कि पीलिया हो जाएगा, उसका चेस्ट पेन भी हो सकता है, कफिंग हो सकती है, उसको सर दर्द हो सकता है, डायरिया, नोज़िया, ये सारी जो है उसको साइन और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ये जो साइन और सिम्टम्स टाइफस फीवर के जो भी बताए मैंने, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, ठीक, इतना क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आर प्रोकैरियोट्स, वेरी स्मॉल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मोस्ट आर पैरासाइट और मैन और एनिमल्स। मोस्ट आर पैरासाइट्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि सिंपल बैक्टीरिया है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, जिसका साइज़ जो है काफ़ी छोटा है, 0.15 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है।
सपोज अगर ये बैक्टीरिया है तो इसका डायमीटर ये हुआ, काफ़ी बड़ा है लेकिन इससे बहुत छोटा होता है। और सेलुलर ऑर्गेनिज्म मोस्ट आर पैरासाइट इन मैंस ऑन मैंस एनिमल्स, मतलब ये जो माइकोप्लाज्म है ये पैरासाइट की तरह एक्ट करता है एनिमल्स के मैंस के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर। ठीक, they cause disease such as primary atypical pneumonia PAP and genital infection। ये PAP कॉज करता है, जेनाइटल इन्फेक्शन कॉज करता है। PAP क्या होता है? एटिपिकल निमोनिया वो निमोनिया होता है जो कि हम लोग उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। नहीं, एटिपिकल बैक्टीरिया वो एटिपिकल निमोनिया वो वाले होते हैं जिसको हम लोग जो है डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसको अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि ये लिखो, चलो, एटिपिकल बैक्टीरिया एटिपिकल बैक्टीरिया। अगर हम लोग बैक्टीरियल मेथड से इस बीमारी को मतलब इस चीज़ को इस डिसीज़ को अगर फाइंड आउट करना चाहें किसी बैक्टीरियल मेथड से तो हम इस एटिपिकल निमोनिया को जो है फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। येलो फीवर और जेनाइटल ये आई एम सॉरी बच्चों, पता नहीं। हाँ, माइकोप्लाज्म, चलो, माइकोप्लाज्म क्या होता है? दे आर प्रोकैरियोटिक स्मॉल और सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट आर पैरासाइट्स और मैन। दे कॉज डिसीज सच एज प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया एंड जेनिटल इन्फेक्शन। वायरसेस, वायरस मतलब होता है पॉइजन, वायरसेस मतलब पॉइजन। तो दे आर नॉन सेलुलर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक डिसीज causing particles of organic matter which can grow and multiply within the host cell। मतलब कि जो वायरस है, वायरस का मतलब ये पॉइजन है, ये एक ए सेलुलर सेल्स होते हैं, नॉन सेलुलर भी बोल सकते हैं ये कुछ सेल, और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऐसे मतलब जिसको बहुत ही ज़्यादा जूम करके देखने की इमेज होती है ना, वैसे ही इनको भी बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोप में एकदम क्लैरिटी के साथ देखना पड़ता है। डिसीज़ कॉजिंग पार्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर which can grow and multiply within the host cell। ये जो है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर भी मल्टीप्लाई करते हैं और अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करते हैं। they contain only one type of nucleic acid, either RNA or DNA, which is protected by प्रोटीन कोट एंड ऑल्सो में पोजेस एन एनवेलप। मतलब कि ये जो न्यूक्लिक, इनके अंदर कोई एक ही न्यूक्लिक एसिड होगा, चाहे डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, एक ही जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर प्रेजेंट होगा, दोनों नहीं हो सकते हैं। और ये जो प्रोटेक्टेड होते हैं, एक प्रोटीन कवर उनके बैक्टीरिया के बाहर प्रोटीन कवरिंग होती है, ये उससे अपने आप को प्रोटेक्ट रहते हैं। देयर साइज वेरी फ्रॉम 10 नैनोमीटर to 450 nanometer। The size varies from 10 nanometer to 450 nanometer and their shape may be spherical। उनका जो शेप है वो स्फेरिकल भी हो सकता है, मतलब गोल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है ऐसा, और रॉड लाइक ऐसा भी हो सकता है, और टैडपोल शेप लाइक, उनका जो स्ट्रक्चर है वो टैडपोल जैसा भी हो सकता है। ये सारी जो शेप्स हैं आप लोग एक बार नेट पे इमेज डाल के देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। टैडपोल जो शेप होता है ना, टी बैक्टीरियोफेज का होता है जिसके पास हेड होता है। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी
तो कुछ ऐसा दिखता है। ये तो ये हो गया इसका हेड पार्ट, ये उसका हो गया शीट, और यहाँ पे उसकी टेल पार्ट हो गई। तो ये टेल पार्ट हो गया, ये उसका कॉलर हो गया, ये उसका हेड हो गया, और इसके बीच में जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। तो एक बार आप शेप देख लेना, ताकि चलो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ये कैसा होता है। लेट्स ड्रॉ डायग्राम। ये हो गया आपका हेड पार्ट, तो इसको लिख लो हेड। मैं एक ही पेन से ड्रॉ कर रही हूँ बच्चों, ये आप लोग देख लो। डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया, डीएनए तो नहीं बोल सकते बट हाँ, इस जो मैं आपको बता रही हूँ टैडपोल शेप में, ये होता है टी बैक्टीरियोफेज का, टी बैक्टीरियोफेज। तो इसका डायग्राम यहाँ पे है। तो इसमें क्या होता है, ये डीएनए तो प्रेजेंट होता है, वैसे यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल और डीएनए, ये हो गया शीट, शीट हो गया। देन ये हो गया, और ये आपका टेल पोर्शन हो गया। तो होगा टेल, टेल ये हो जाएगा कॉलर, कॉलर ये होगी शीट, और ये जो मैंने बीच में रेड से बनाया ना, दिखाती हूँ, ये और ये जो मैंने बनाया है, ये इसकी क्या है, बेसल शीट है, बेसल प्लेट। तो ये हो गया टी बैक्टीरियोफेज का डायग्राम। ठीक है, अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो एक बार आप जो है नेट पे सर्च कर लेना। अगर नहीं क्लियर है तो वो भी बता देना, मैं नेक्स्ट टाइम से आपको इसका क्लियर डायग्राम बना के ड्रॉ कर दूँगी। बट मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, रब कर दी हूँ मैं इसको। दे कॉज मैनी इन्फेक्शियस डिसीज़, नेक्स्ट पॉइंट है, दे कॉज मैनी इन्फेक्शियस डिसीज़ इन ह्यूमन रेंजिंग फ्रॉम कॉमन कॉल्ड टू हाई फेटल डिसीज़ सच एज एड्स, कैंसर, रेबीज़, मेनिंजाइटिस, येलो फीवर। इसमें कह रहा है कि जो ये वायरस है, ये मतलब कॉमन कोल्ड से लेके वेरी हाई डिसीज़ कॉज करता है, जिसमें इंसान की डेथ भी हो सकती है। कॉमन कोल्ड जो है राइनाइटिस के थ्रू द राइनो वायरस कॉज करता है। तो कॉमन कोल्ड किसके द्वारा हो गया, राइनो वायरस, राइनो वायरस होता है जो हमको क्या कॉज करता है, कॉमन कोल्ड कॉज करता है। टू हाईली फैटल डिसीज़ में क्या क्या आ गया, एड्स आ गया, कैंसर आ गया, रेबीज़ आ गया, मेनिंजाइटिस और येलो फीवर। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्स का फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये कॉज्ड किससे होता है, कॉज्ड बाय HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ये एड्स किससे कॉज होता है, HIV से, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कैंसर होता है, और क्या होता है, रेबीज़, रेबीज़ किसके द्वारा होता है, रेबीज़ वायरस होता है ना, मैड डॉग्स के अंदर, रैबिट डॉग्स के अंदर रेबीज़ वायरस होता है, अगर वो हमको बाइट करता है तो हमको रेबीज़ हो जाता है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस में हाफ ऑफ द हेड जो है पेन होता है, और आँखों के पीछे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। और येलो फीवर, येलो फीवर को हम क्या बोलते हैं, येलो फीवर किसके थ्रू होता है, कॉज्ड बाय, कौन कॉज करता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। कॉज्ड बाय फ्लैवी वायरस,
फ्लेवी वायरस या फिर आर्बो वायरस। आर्बो और फ्लेवी वायरस एक ही है, आर्बो वायरस। और ट्रांसमिट किससे होता है? येलो फीवर किससे ट्रांसमिट होता है? बाय मॉस्किटो एडीज। एडीज से ट्रांसफ़र होता है और कॉज होता है इससे, फ्लैवी वायरस से। इतना क्लियर है? देन है शेप्स ऑफ सम कॉमन वायरस। कॉमन वायरस की शेप्स हैं, तो शेप क्या है? एडिनो वायरस की शेप ये है, पॉलियोमा वायरस की शेप ये है, पोलियो वायरस की शेप ये है, और इन्फ्लुएंज़ा वायरस की शेप ये है। तो ये कुछ शेप्स हो गई कॉमन वायरस की। नेक्स्ट है फिगर शेप ऑफ सम कॉमन वायरस। शेप्स कुछ, अच्छा ये जो है ये हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, ये हमने शेप्स पढ़ ली कुछ कॉमन वायरस की। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू दे अफेक्ट। अब वायरस का क्लासिफिकेशन क्या है कि वो कौन से टिश्यू को अफेक्ट करते हैं। तो एंटेरिक ग्रुप हो गए ऐसे, जो हमारे एंटेरिक जो है इंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है, तो वो वायरस जो हमारे एंटेरिक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, तो उनका एक ग्रुप हो गया। इसमें क्या होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होता है जब हमारे एंटेरिक वायरस हमको अफेक्ट करते हैं। तो डिसीज़ क्या क्या हो सकती है? डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, नौजिया हो सकता है। डर्मोट्रॉफिक, डर्मो होता है मतलब स्किन, ट्रॉफिक मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म का इन्वेजन या फिर उसकी एबिलिटी टू अफेक्ट दैट पार्ट। तो स्किन को अफेक्ट करेगा, डर्मो मतलब स्किन होता है। तो हमारा टिश्यू कौन सा अफेक्ट होगा? स्किन अफेक्ट होगा और म्यूकस अफेक्ट होएगा। और चिकन पॉक्स डिसीज़ हो सकती है, मीजल्स हो सकता है, हर्पीज़ हो सकता है। न्यूरोट्रॉफिक में न्यूरो जो है नर्व से रिलेटेड, ट्रॉफिक मतलब इन ऑर्गेनिज्म का इन्वेजन, एबिलिटी टू अफेक्ट दैट पार्ट और न्यूरॉन नर्व्स। तो ये न्यूरोट्रॉफिक जो है नर्वस टिश्यू को अफेक्ट करेगा। इससे क्या होगा? पोलियो होगा, रैबीज़ होगा, इंसेफेलाइटिस वायरस। न्यूमोट्रॉफिक, न्यूमो हमारा वर्ड जो है लंग से रिलेटेड होता है, तो लंग वाले टिश्यू को डैमेज करेंगे वायरस। एग्जाम्पल इसमें डिसीज़ क्या क्या होगी? कॉमन कोल्ड हो सकता है, इन्फ्लुएंज़ा हो सकता है, वायरल निमोनिया हो सकता है। विसरल ट्रॉपिक, विसरल हमारा होता है इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करेंगे वायरस। तो उसके अंदर इंटरनल ऑर्गन हमारा अफेक्ट होता है, इसके अंदर येलो फीवर, डेंगू फीवर ये आ जाएंगे। Depending upon the presence of nucleic acid in viral particle, virus are classified in two main categories. अब पहले हमने क्या किया? क्लासिफिकेशन किस बेस पे? टिश्यू जो अफेक्ट होंगे। अब सेकंड क्लासिफिकेशन किस बेस पे है कि न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंस है या नहीं है। तो कौन सा प्रेजेंट है, तो ये देखेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये वायरस जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है वो पॉक्स वायरस, हर्पीज़ वायरस है। ये आपको एज इट इज़ याद करना है, इन एग्ज़ाम पूछ लिया जाता है ये। और आरएनए में आ गया पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंज़ा वायरस, मम्स, एड्स, ये सब। देन हमारे पास है प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में क्या आता है? दे आर द लोवेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल एनिमल्स। सारे एनिमल्स में से सबसे लोवेस्ट और सिंपलेस्ट जो फॉर्म है इन्फेक्शियस एजेंट की, माइक्रोब्स की, वो क्या है? प्रोटोजोआ की ही है। दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो ये प्रोटोजोआ होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं विद प्रोटोप्लाज्म। इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। क्लियरली डिफ्रेंशिएट इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इनका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म भी क्लियरली सेल होता है। ये एक मिनट, तो जैसे कि ये सेल होता है, ठीक है। अगर ये सेल है तो इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस भी क्लियरली विजिबल है, ये साइटोप्लाज्म भी विजिबल रहेगा।
तो अपना क्लियरली विजिबल होते हैं। और यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्लियर प्रोटोप्लाज्म दिखता है। प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों होते हैं, कंसिडर होता है। मतलब एक वर्ड, वन वर्ड जैसे बोलते हैं ना, वैसे ही प्रोटोप्लाज्म है जिसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को कंसिडर किया जाता है। दे कंटेन ऑल स्ट्रक्चर नेसेसरी टू कैरी आउट मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। प्रोटोजोआ के अंदर सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो भी मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए नेसेसरी होते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो कुछ स्पीशीज ऑफ प्रोटोजोआ form thick wall cysts which are important for their survival and dispersal। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी आउटर लेयर को एकदम थिक कर देते हैं, थिक कवरिंग बना लेते हैं ताकि वो अपना सर्वाइवल और डिस्पर्सल बढ़ा सकें। और अनफेवरेबल कंडीशन रहती है तो ये तो नॉर्मली वो करते हैं, डिवाइड करते हैं। प्रोटोजोआ मल्टीप्लाई, अगर नॉर्मल वो क्या कहते हैं फेवरेबल कंडीशन है तो फेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो ये अगर फेवरेबल कंडीशन है तो एसेक्सुअली या फिर मल्टीपल फिजन द्वारा ये लोग अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। सर्टेन स्पीशीज़ में मल्टीप्लाई सेक्सुअली, कुछ स्पीशीज़ हैं जो सेक्सुअली अपने आप को वो करती हैं, क्या करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं, सेक्सुअली मल्टीप्लाई करती हैं। और बाकी जो नॉर्मल कंडीशन में वो प्रोटोजोआ सेक्सुअली, एसेक्सुअली और बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं। बट कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो क्या करती हैं, सेक्सुअली मल्टीप्लाई करती हैं। The important human protozoal infection include amoebiasis, malarial, giardiasis, trypanosomiasis, balantidiasis। कुछ ये प्रोटोजोल इन्फेक्शन है जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं। उनमें से ये एग्जाम्पल है अमेबियासिस, मलेरिया, जार्डियासिस, ट्रिपैनोसोमियासिस, बैलेंटिडियासिस। तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि ये क्या होता है। गाइज़ लेट थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, बिकॉज मैं अभी थक गई हूँ बोलते बोलते। तो आप भी 5 मिनट का ब्रेक लो, मैं भी 5 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, देन वी विल कंटिन्यू टू। मैं आपको ये सारा जो है बताती हूँ कि क्या होता है, ठीक है। अमोबियासिस, मलेरियल और जियार्डियासिस, ट्रिपैनोसोमियासिस, बैलेंटियासिस, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये सब क्या बीमारी है, ये सारी प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है जो प्रोटोजोआ हमको डिसीज़ कॉज करता है। तो अमीबियासिस से क्या समझते हैं, अमीबियासिस एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो पैरासाइट हमको डिसीज़ कॉज करता है। उस पैरासाइट का नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। और ये इन्फेक्शन कहाँ कॉज करता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। जब भी को मतलब कि ये अगर कोई कंटामिनेटेड फूड या फिर पानी पी लेता है या फिर किसी फीकल मैटर के कांटेक्ट में आ जाता है, जैसे पानी पी रहे हैं, ठीक है। अगर बाहर जो है मूली वूली सब लोग खाते हैं, रेडिश खाते हैं गर्मी के टाइम पे, तो वो क्या करते हैं कि एक ही पानी से बार बार वॉश करके देते हैं। और वो पानी उन्होंने कैसा लिया है कैसा नहीं लिया वो भी हमको नहीं पता होता है कि वो पानी कैसा है। तो अगर वो पानी जो है कंटामिनेटेड होगा, ठीक है, अगर लेट सपोज अगर उसमें थोड़ा सा भी फीकल मैटर का पार्ट अगर होगा, ठीक है, अगर कहीं गंदी जगह से पानी लिया होगा तो उसके अंदर क्या होगा, जब वो सब्जियाँ गाजर वगैरह वॉश करके हमको अच्छे से दे रहे हैं सैलेड वगैरह, तो जब हम उसको खाएंगे तो उसमें क्या होगा कि वो तो चीज़ ख़राब हो गई, अब हमने वो चीज़ हम खा ली तो उसके थ्रू क्या हो गया, हमारे इंटेस्टाइन में एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका पैरासाइट जो है एंटर कर गया और वो हमको क्या डिसीज़ कॉज करेगा। डिसीज़ में क्या क्या साइन और सिम्टम्स देख सकते हैं हम लोग कि हमको जो है ब्लडी डायरिया होगा, मतलब कि जब हमारी मोशंस होंगे तो उसके अंदर साथ में ब्लड का पार्ट भी रहेगा। टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, टिश्यू ख़राब हो सकता है। स्टमक क्रैम्पिंग, तब पेट में जो है मरोड़े भी पड़ सकती हैं। तो ये साइन और सिम्टम्स, मतलब लीवर में भी अल्सर्स देखने को मिल जाएंगे, कॉलाइटिस हो जाएगा, मतलब हमारे कॉलन में जो है इन्फ्लामेशन होगी, ठीक है। तो ये साइन और सिम्टम्स होते हैं।
अमीबियासिस में। अमीबियासिस क्लियर है। देन नेक्स्ट है हमारा मलेरिया और जियार्डियासिस। मलेरिया तो आप सबको पता ही होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हो इसके। जियार्डियासिस बताती हूँ। जियार्डियासिस क्या है? एक इन्फेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन अभी पीछे भी जो हमने पढ़ा अमीबियासिस, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन था, और जियार्डियासिस भी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही इन्फेक्शन है। और ये किससे कॉज होता है? जियार्डिया लाम्बलिया एक वो इन्फेक्शन का नाम है, मतलब कि लाम्बलिया एक। तो ये भी इन्फेक्शन हमको स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉज करता है। ये भी वो फैलता है जब कोई पर्सन किसी कांटेक्ट में आता है, ख़राब वो कंटामिनेटेड वाटर के या फिर फूड के कांटेक्ट में आता है, तब भी जियार्डियासिस होता है। और जियार्डियासिस लाम्बिया जो ये है, ये एनिमल फीकस के अंदर भी हो सकता है और ह्यूमन फीकस के अंदर भी हो सकता है। तो जब भी बाहर का खाएं तो थोड़ा सा ध्यान दें कि अच्छी जगह से खाएं, तो कहीं से भी सस्ते के चक्कर में कुछ ऐसा वैसा ना खा ले कि मतलब आपको ऐसी डिसीज़ होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाएं। जो जियार्डियासिस है उसके साइन और सिम्टम्स में क्या हो सकता है कि आपको थकावट हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, आपका वेट लॉस हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, भूख नहीं लग सकती है, डायरिया हो सकता है। बहुत साइन और सिम्टम्स है जो आपको हो सकते हैं। ट्रिपैनोसोमा नियासिस जो हमने नेक्स्ट पढ़ा था, ये वाला, इसमें क्या है, ये किस के थ्रू होता है? ये ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी के वजह से होता है। टसी फ्लाई होती है, वही ये डिसीज़ जो है ट्रांसमिट करती है। ठीक है, कौन सी फ्लाई? टसी फ्लाई। टसी फ्लाई क्लियर है? टसी फ्लाई डिसीज़ कॉज करती है। तो साइनस इसके फीवर, इसमें भी हमको फीवर आ सकता है, हेडेक हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, फैटीग हो सकता है, हमारे लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ सकती है। तो ऐसे साइन और सिम्टम्स हमको देखने को मिल जाएंगे। और नेक्स्ट हमने क्या था? पहले बैलेंडियासिस भी किससे होता है? बैलेंटीरियम कोलाई से होता है। ये हमको इन्फेक्शन कॉज करता है, बैलेंटीडियासिस कॉज करता है। इसमें भी हमको डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, एब्डोमेन पेन, स्टमक एक हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, भूख नहीं लगती है उसके अंदर, वेट लॉस हो सकता है, फ्लूइड लॉस डायरिया के अंदर ही कंसीडर होगा। तो ये सारी जो है साइन और सिम्टम्स हमको देखने को मिल सकते हैं। बैलेंटीडियासिस जो है बैलेंटीरियम कोलाई की वजह से होता है। ठीक है, समझ में आया? या फिर मैं आपके लिए इमेज 1 मिनट में आना आपके लिए लिख देती हूँ कि ये किससे कॉज होता है। तो बैलेंटीडियासिस कॉज किससे होता है? बैलेंटीडियम कोलाई, ट्रिपैनो, ये तो इसका था। देन ट्रिपैनोसोमनियासिस, ये किससे होता है? ट्रिपेनोमा ब्रूसी ट्रांसमिट होता है किससे? बाय टसी फ्लाई। ठीक है, एमोबियासिस जो है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, ये सारे डिसीज़ जो है इनसे कॉज होती हैं, ये मैंने लिख दिया, आप एक बार देख लेना। ठीक, नेक्स्ट है फंजाई
molds and yeast. So these are unicellular or multicellular eukaryotes. Organisms are archaeophilous, can't manufacture their food. ये जो मैंने आपको भी डिसीज़ के बारे में पढ़ा है ना, मैं इसकी ना आपको इमेज अपलोड कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक बारी देख लो कि इमेज में क्या क्या लिखा है। ये है। इफ़ सबको विजिबल हो तो मैं ये कर देती हूँ। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, अमीबा, अमीबियासिस इज़ अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ये क्लियर है, ये एक बार आप एसेस ले लो। ठीक है, देन नेक्स्ट में मैं आपको अपलोड कर देती हूँ। ये है इमेज, इसको एक बारी चेक कर लेना कि इसके अंदर क्या क्या है। जियार्डियासिस का पूरा एक्सप्लेनेशन है। देन साइनस सिम्टम्स, ट्रिपानोमाइसिस का है, साइनस सिम्टम्स और डिसीज़ कॉजिंग एजेंट, ये सब है। नेक्स्ट बैलेंटिडियासिस का एक रहता है, तो वो भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखते हैं हम लोग फंजाई। तो एक बारी आप इसका एसेस ले लो या फिर कुछ ले लो ताकि आप इसको बाद में देख लो और अपने लिए नोट्स बना लो। अभी चीज़ इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इमेज है क्या नहीं है, तो एक बारी मैं आपके लिए एक पीडीएफ लास्ट में अटैच कर दूँगी, आप उससे देख लेना कि आपके लिए क्या क्या यूज़फुल है। आप उसको अपनी बुक में नोट डाउन कर लेना या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लेना ताकि आपको वो चीज़ जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको समझा दिया, अगर फिर भी नहीं क्लियर होता तो आप उसमें से चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग फंजाई, मोल्ड एंड यीस्ट। तो दीज आर यूनिसेलर, ये यूनिसेलर होते हैं, और मल्टीसेलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म। एक क्लोरोफाइलस, मतलब एक क्लोरोफाइलस वो होते हैं जो अपना खाना जो है खुद नहीं बना पाते क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल जो है नहीं होता है, इसीलिए एक क्लोरोफिल। जब क्लोरोफिल नहीं है तो अपना खाना कहाँ से बनाएंगे। फंजाई हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज और काइटिन। जो फंजाई है उसकी सेल वॉल जो है उसकी काइटिन की बनी होती है। दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली, एसेक्शुअली और बाय बोथ मैकेनिज्म। दे आर स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है सेक्शुअली एसेक्शुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। दे कैन डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर टू अब्जॉर्ब देयर फूड और लिव एज पैरासाइट ऑन प्लांट। मतलब कि ये जो है डिकम्पोज करता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको सड़ाने के, डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर टू अब्जॉर्ब देयर फूड। जो ख़राब चीज़ होती है, सड़ी गली होती है, उनको जो है डिकम्पोज करते हैं और उनसे अपना जो है खाना एब्जॉर्ब करते हैं। और लिव एज पैरासाइट ऑन प्लांट, और प्लांट के ऊपर, एनिमल के ऊपर और ह्यूमन के ऊपर जो है एज अ पैरासाइट रहता है, उनसे अपना नरिशमेंट वगैरह सब कुछ लेते हैं अपने ज़िंदा रहने के लिए, खुद कुछ नहीं करते ये लोग। और ऑर्गेनिक सड़ी गली चीज़ों पे भी ये लोग लाए करते हैं ताकि अपना खाना ये लोग उसमें से एब्जॉर्ब कर पाएँ। टाइप ऑफ फंजाई, डिपेंडिंग ऑन देयर मॉर्फोलॉजी द फंजाई आर डिवाइड अप टू फॉलोइंग ग्रुप्स। जो फंजाई के टाइप्स हैं उनके मॉर्फोलॉजी पे कि वो कैसे दिखते हैं उनको बांटा गया है। तो कुछ पहला है यीस्ट, दे आर यूनिसेलुलर फंजाई। यीस्ट जो यूनिसेलुलर फंजाई है, इसकी जो सेल्स हैं वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं और एलिप्सॉइडल भी हो सकते हैं। दे आर फाउंड इन एयर, सॉइल, इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल एंड ऑन फ्रूट्स। मतलब कि ये इसका मतलब स्फेरिकल और एलिप्सॉइड का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा कि एलिप्स शेप का होगा। स्फेरिकल ये हो गया और एलिप्सॉइड मतलब ये हो गया। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म।
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दे आर फाउंड इन एयर। और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे? हवा में पाए जाएंगे, सॉइल में, इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल, एनिमल के इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, और फ्रूट्स के ऊपर भी पाया जाएगा। ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बडिंग रिप्रोड्यूस करते हैं। बडिंग बताया ना कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है। बडिंग आता है, पता है सबको कि बताऊं? बडिंग क्या होता है? हाय, ये एक मिनट बताती, इसको रेस कर रही हूँ मैं। बडिंग एसेक्सुअल टाइप में ही कंसीडर होता है। बडिंग जो है एसेक्सुअल में ही कंसीडर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है पहले से ही जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर डेवलप करता है। फॉर एग्जांपल ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके ऊपर जो है कोई बर्ड आ गई है तो ये इसी के ऊपर लाई करती है। ठीक, मैं आपको ये बता के देती हूँ। तो ये तो एज आ बर्ड हो गया। अब ये धीरे धीरे बड़ा होगा तो बाद में क्या होगा कि ये जो है डिटैच हो जाएगा। तो एक ये न्यू ऑर्गन बन गया। ये भी डेवलपिंग फेज़ में था। और ये जो ग्रीन वाला था ये क्या था? पेरेंट ऑर्गेनिज्म था। तब इससे लग कर ये धीरे धीरे जो है बर्ड बड़ी हुई, देन उसके बाद जो डिटैच हो गई। तो इसको बोलते हैं बडिंग। मतलब कि एक बर्ड निकलना, देन वो रिप्रोड्यूस, वो धीरे धीरे ग्रो करना, एंड देन उस ऑर्गेनिज्म से जिससे जुड़ा था मैच्योर होने के बाद वो उससे जो है डी अटैच हो जाता है। ये एग्जाम्पल यीस्ट में ये जो बडिंग है यीस्ट में भी देखा जाता है और हाइड्रा के केस में भी देखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? इसके एग्जाम्पल क्या हैं? पैथोजेनिक यीस्ट जो डिसीज़ कॉज करते हैं, वो उस पैथोजेनिक यीस्ट का एग्जाम्पल क्या है? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस एग्जाम्पल है ये, एज इट इज़ याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है यीस्ट लाइक फंजाई। अब यीस्ट के जैसे फंजाई, दे पार्शली ग्रो ऑन यीस्ट एंड पार्शली ऑन हाइफे कॉल्ड स्यूडोमाइसीलियम। कि जो यीस्ट जैसी फंजाई दिखती है लेकिन वो असली में यीस्ट नहीं है। तो वो जो पार्शली जो है वो आधे यीस्ट पे ग्रो करती है और पार्शली जो है वो हाइफे पे ग्रो करती है। हाइफे ऐसे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, ब्रेड मोल्ड में जैसे हाइफे होते हैं वैसे वाले हाइफे। तो कुछ उसके ऊपर ग्रो करते हैं और कुछ यीस्ट के ऊपर ग्रो करते हैं। इनको बोलते हैं सूडोमाइसीलियम। एग्जाम्पल है इसका कैंडिडा एल्ब्यूगन्स। Molds, the small multicellular filamentous fungi called molds. They consist of large number of slender branch or unbranched filamentous hyphae. इसके अंदर भी filamentous और afilamentous hyphae होते हैं। They provide an important chemical, gallic acid diastase। ये भी एक इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि गैलिक एसिड और डायस्टेज हो गया। और एंटीबायोटिक भी देते हैं जैसे कि पेनिसिलिन हो गया। और फ्यू ऑफ देम प्रोड्यूस डिसीज इन प्लांट। और इनमें से कुछ मोल्ड्स ऐसे हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को और मैन को। ठीक है, डायमॉर्फिक फंजाई। अब ऐसे फंजाई जो डायमॉर्फिक होते हैं, जिनके दो वो होते हैं, मॉर्फिक स्टेज होते हैं, मतलब दो रूप होते हैं, ऐसा कह सकते हो। तो दीज कैन अकर एज फिलामेंटस और एज यीस्ट। ये जो डायमॉर्फिक फंजाई है ये फिलामेंट की तरह भी हो सकती है और यीस्ट की तरह भी दिख सकती है। जो यीस्ट का स्ट्रक्चर होता है ना, तो कुछ ऐसा सा होता है।
यीस्ट का स्ट्रक्चर आप एक बार नेट पे देख लेना। चलो मैं आपके लिए एक बार इंसर्ट करती हूँ इमेज, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वैसे तो यीस्ट का जो डायग्राम होता है ना, वो ऐसा होता है कि ये होता है उसका न्यूक्लियस, और ये पूरा जो यीस्ट की बॉडी हो गई, ठीक है। मोस्ट ऑफ सिस्टमैटिक फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय डायमॉर्फिक, बहुत से फंगल इन्फेक्शन कॉज करते हैं ये डायमॉर्फिक फंगल। एल्गे, अब नेक्स्ट है एल्गे। हमने पढ़ लिया पहले फंजाई, देन है एल्गे। एल्गे में क्या है कि एल्गे आर क्लोरोफिल बेयरिंग यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर फिलामेंट प्लांट। जो एल्गे हैं इनके पास क्लोरोफिल होता है, तो अपना खाना ये लोग खुद बना लेंगे। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भी होते हैं। मोस्ट स्पीशीज़ आर एक्वेटिक, इनकी ज़्यादातर स्पीशीज़ जो है एक्वेटिक होती है, मतलब पानी में रहती है। बट सम ऑल्सो ग्रो ऑन मॉइस्ट सॉइल, और कुछ होती हैं जो नम सॉइल पर ग्रो होती है। नमी, मॉइस्ट मतलब कि ऐसी सॉइल्स जिनमें नमी होती है, तो वैसी सॉइल्स पे भी ग्रो करती हैं, और रॉक्स पे, बर्फ़ पे, इन सब पे भी ग्रो करती हैं। देयर कलर रेंजेस, जो एल्गे का कलर है वो ग्रीन से लेके येलो, ग्रीन, ब्लू ग्रीन टू रेड, येलो, ऑरेंज एंड ब्राउन, इतने कलर का होता है। दे में रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली, ये दोनों टाइप से रिप्रोड्यूस करती हैं, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। अ फ्यू एल्गे में कॉज डिसीज़ और पॉइजनिंग, कुछ एल्गे होते हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं और पॉइजनिंग कॉज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेलमिंथीज़। हेलमिंथीज़ जो है मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं और पैरासाइट है ह्यूमंस के ऊपर। हेलमिंथीज़ डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे टेपवर्म वगैरह हो गए, तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहते हैं और हमसे नरिशमेंट लेते हैं और हमको डिसीज़ कॉज करते हैं। द एनाटॉमी एंड लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइटिक हेलमिंथीज़ आर मॉडिफाई फॉर पैरासाइटिज्म, तो ये जो उनका लाइफ साइकिल है वो पैरासाइट के अकॉर्डिंगली जो है वेरी करता है कि पैरासाइट कैसा है। अडल्ट स्टेज ऑफ पैरासिटिक हेलमिंथीज फाउंड इन डेफिनेटिव होस्ट और ईच लार्वल स्टेज ऑफ पैरासाइट हेलमिंथ रिक्वायर एन इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट मतलब कि एक पहले किसी के थ्रू जो है उस ऑर्गेनिज्म तक पहुंचेगा, किसी को, मतलब कि जैसे ठीक है। तो डेफिनेटिव होस्ट समझ में आया। डेफिनेटिव होस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी होस्ट भी बोलते हैं। प्राइमरी होस्ट मतलब कि जिसके अंदर वो अपनी सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट कर रहा है। देन इंटरमीडिएट हम सेकेंडरी स्टेज होती है, सेकेंडरी स्टेज या फिर सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। और ये डिफिनेटिव होती है प्राइमरी होस्ट, ठीक है। सेक्स ऑर्गन ऑफ हेलमिंथीज में बी फाउंड इन सम वर्म्स, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं कुछ हेलमिंथीज में एक ही हेलमिंथीज में मेल और फीमेल सेक्स दोनों प्रेजेंट होता है, उनको मोनोशियस। और कुछ होते हैं जो मेल सेक्स ऑर्गन अलग प्रेजेंट होता है और फीमेल वर्म में फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, तो ऐसे को जिनमें अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं डायोशियस। टू टाइप ऑफ हेलमिंथीज आर प्लैटीहेलमिंथीज, फ्लैट वर्म्स एंड नेमाटोड्स। दो टाइप के हेलमिंथीज, एक फ्लैट वर्म्स और एक नेमाटोड। नेमाटोड्स में राउंड वर्म आ जाएंगे जैसे एस्कैरियासिस वगैरह, और प्लैटीहेलमिंथीज में हमारे फ्लैट वर्म्स वगैरह आ जाएंगे। एग्जांपल्स ऑफ फ्लैट वर्म्स आर, फ्लैट वर्म्स के एग्जांपल क्या हैं, फ्लूक हो गया, टेप वर्म हो गया, एंड दीज आर ऑफ जो राउंड वर्म्स हो गए वो एस्कैरियासिस, ट्राइगेनेला, पिन वर्म, हुक वर्म, ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, राउंड वर्म के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं, अभी कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है इस साइड पर, एंड वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय, टेक केयर।
We will meet in the next video for incubation period and spread of infection disease. In the next video we will cover the topic